पिछले क्लास में मैं तुम लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग रेडियस पता करेंगे और चार्ज से रिलेटेड वर्क डन। हाँ, क्वेश्चन भी दिया था ना पिछली बार, लेकिन पिछली बार साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया था। तो जब किसी डिवाइस के बारे में कोई ऐसा कहता है ना कि एक साइक्लोट्रॉन डिवाइस है जो यूज़ होता है पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट कराने के लिए, या बीटाट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज को एक्सेलरेट कराने के लिए। तो जो हम लोग अंदर वाला जो सीधा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, एक्चुअली में डिवाइस ऐसा नहीं होता। डिवाइस होता है बंद होता है, वो ज़रूरत पड़ता है तो वैक्यूम भी क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही एक्सेलरेट कराना है साइक्लोट्रॉन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो स्पीडअप नहीं करता ना, एक्सेलरेट कराता पर स्पीडअप नहीं करता। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही यदि स्पीडअप कराना था तो मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत क्यों थी उसे घुमाने की? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते एक्सेलरेट होता, ये तो करते ही हैं। कैपेसिटर लगा देते, वोल्टेज लगा देते, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता, चार्ज छोड़ देते एक्सेलरेट हो जाता। क्या ज़रूरत थी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की? डायरेक्शन को वही चेंज करता है। हर डायरेक्शन चेंज क्यों की ज़रूरत है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, चार्ज छोड़ेंगे तो एक्सेलरेट हो ही जाएगा ना। लंबा क्यों? किसमें? नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि साइक्लोट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहा होगा ना, ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमता रहता है। तो इसको स्पीडअप कौन करवाता है? मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं करा सकता ना, वो तो वर्क डन ही नहीं करता, वो तो पावर भी नहीं डिलीवर करता। तो स्पीडअप कौन करवाता? अच्छा, ये स्पीडअप करवाने के लिए तो यूज़ कर रहे हैं, तो कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। जब यहाँ से क्रॉस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, और जब यहाँ से क्रॉस होता है तो उलट चुका होता है ना, प्लस माइनस उल्टा होता रहता है, ऑसिलेटिंग ऐसी रहता है, ऐसी टाइप का अल्टरनेटिंग। तो क्यों ऐसे रहने दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहने दे। इलेक्ट्रिक फील्ड ही को करवाना था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो। क्या जरूरत थी साइक्लोट्रॉन की, बीटाट्रॉन की? चलिए मैं बता देता हूँ। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ना, कोई कैपेसिटर लगाकर, प्लेट लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक तो बहुत हाई वोल्टेज की ज़रूरत होगी, मुश्किल है, क्योंकि हमें चाहिए कुछ ज़्यादा ही खतरनाक स्पीड चाहिए ना, वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ज़्यादा एक्सेलरेट कराने के लिए, ज़्यादा स्पीड अप कराने के लिए। तो या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड उतना लगा लेंगे और वैक्यूम क्रिएट करके एक्सेलरेट कराएं, वो ठीक है, हो भी जाएगा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, ये ठीक वैसे ही मुश्किल है जैसे मैं कहूँ कि अपने रियल लाइफ में भी देखने को मिलेगा। मान लीजिए 1000 kg का कोई चीज़ है ना, और मैं कहूँ कि ये कोई प्लेटफॉर्म है सीमेंट का बना हुआ, और एक ही है 1000 की चीज़ कोई, तो मैं कह दूँगा कि इसको इस पर रख दो, तब तो तुम नहीं रख पाओगे। अब मान लो ब्लॉक्स में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में ना, गेहूँ है, मान लीजिए 1000 kg का गेहूँ है, तो ऐसे भी रख दोगे, है ना, कुल डिब्बा उब्बा लेके ऐसे कर दो 1000 kg, टाइम लगेगा, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? वो इसमें रख ही नहीं पाए, आपने उसको ब्रेक कर लिया, जो चीज़ रखने वाला प्रोसेस था ब्रेक कर लिया। जैसे मैं कहूँ कि आपको छत पे चढ़ना है, मतलब 10 मीटर ऊंचा चढ़ना है ना, और स्लोप मैं ऐसे कर दूँ, साइकिल से आइए आप, पहले प्लेन ही आइए, अब फिर ऐसे चढ़िए, कहाँ से चढ़ोगे? लेकिन आपका लिमिटेशन है ना, स्पीडअप भी कितना कर नहीं चढ़ जाए, लेकिन आप यदि स्लोप ऐसे कर दूँ बहुत दूर तक, अच्छा थोड़ा भी स्लोप कर दूँ तो भी नहीं चढ़ पाएंगे आप, लेकिन बहुत दूर तक कर दूँ तो वो फ़ायदा क्या हो रहा है? ब्रेक हो जा रहा है वो। याद करिए, पुली उली, बहुत सारा पुली क्यों लगाते हैं? यदि मैं कहूँ कि एक पुली लगाएं और आपका वेट, आपका मास है 60 kg, अगर तो 300 kg उठाना है, पुली के ऊपर ये ब्लॉक है,
पास होके एक पुली को आपको ऐसे खींचना है, खींच नहीं पाओगे, झूल जाओगे तो भी नहीं खिंचाएगा। लेकिन कई पुली लगा लोगे तो फिर खींच लोगे, ऐसे पकड़ के एक हाथ से खींच लोगे, ऐसे खींच दूंगा इससे 100 पुली लगाना होगा। क्यों खींच लेंगे? ब्रेक हो गया ना वो। और दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यह एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन कहीं नहीं है और हो भी नहीं सकता वो। बस फायदा क्या हुआ मालूम है? अच्छा नया क्या हुआ, ये पुली से एक पास करवाया, खींचा नहीं खींच पाया, बहुत सारा पुली लगा लिया, खींच लिया। अंतर क्या हुआ दोनों में पता है? दोनों में ये है कि जब मैं पहले उसको खींचना था तो मैं 1 फीट खींचता तो 1 फीट उठना था। मेरे 1 फीट खींचने से कितना उठना था? उठा ही नहीं नो। 1 फीट खींचता तो 1 फीट उठता। लेकिन दिक्कत किस बात की है? ये तो सोचने में ठीक लग रहा है, उठा ही नहीं पाया ना। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब 100 पुली लगाऊंगा ना तो मैं 1 फीट ऐसे खींचूंगा ना, जैसे मान लीजिए 100 स्ट्रिंग जुड़ गया है ना, पुली ऐसे ऐसे उसे लगातार जोड़ दिए, तो मैं 1 फीट खींचूंगा ना, इस बार 1 ही फीट खींचूंगा। जानते हो कितना उठेगा वो? 1/100 फीट। या फिर उसको 1 फीट उठाने के लिए हमें 100 फीट खींचना होगा। फायदा किस बात का हुआ? 1 फीट उठाना था और 1 ही पुली लगा के हमें उठाना था, तो नहीं क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं 1 फीट उठाया? क्योंकि 1 फीट उसको उठाने के लिए हमको 1 फीट खींचना पड़ा, जो हो ही नहीं पाया। और जब 1 फीट दोबारा उठाना था, कई पुली पट्टा जोड़ लिया। समझ में आने में क्या बोल रहा हूं? मैं बता देता हूं, आपको याद दिला देता हूं। इस तरह के ये बीच में डैश डैश है, मतलब बहुत सारे पुली है ना, ऐसे हमको खींचना था। ठीक है, इमेजिन करो बस एक पुली है, इसी को खींचना है। तो मैं 1 फीट खींचता तो कितना उठता? 1 फीट। दिक्कत किस बात की? उठ ही नहीं पाया। और ऐसे करने से फिर 1 फीट खींचना है उसको ऊपर। अब मैं क्या करूंगा? 100 फीट खींचूंगा। कितना फीट खींचूंगा? और 1 फीट उठ जाएगा। अच्छी बात क्या है इस बार? उठ रहा था। क्यों उठ रहा था? क्योंकि हमने ब्रेक कर लिया उसके वेट को। टेंशन, मेरा फोर्स एफ 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 सब एफ हो गया, इतना सारा एफ लग गया उसके ऊपर। मेरे एक एफ लगाने से ये पूरा एफ लग गया। ये आपको देखने को मिलेगा बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स में, प्रेशर वाला यूज करते हैं हम लोग, और वहां भी एनर्जी का वायलेशन नहीं होता है। तो फिर यहाँ रिलेट करूं साइक्लोट्रॉन में एक अच्छी बात है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग वो करना होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। चार्ज एक्सेलरेट कराएंगे, सीधा आप लगा देंगे, उसको एक्सेलरेट करना होगा, लगा ही नहीं पाएंगे आप। और वहाँ पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बार बार एक्सेलरेट करा रहा है, कई बार करा रहा है, तो करा लिया होगा तब। तो वहाँ पे अच्छी बात है कि छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम कर रहा होगा, ऑसिलेटिंग ना। इधर जा रहा होगा तो इधर है, जब इधर जा रहा होगा तो इधर है, फिर उधर जा रहा होगा तो उधर है, फिर इधर जा रहा होगा तो इधर है, लगातार। वो जो बीच में गैप था, याद है गैप? तो वहाँ पे बार बार 10 न्यूटन पर कूलम का भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम कर रहा है, खूब अपना वहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे करवा रहा है, और खूब अपना कई चक्कर लगवाया, फिर स्पीड अप करा लिया। और ऐसे में क्या दिक्कत है ऐसे कराने में? मैं सोचने में नहीं लग रहा है आप लोगों की क्या जरूरत थी मैग्नेटिक फील्ड की, मोड़ने की, घुमाने की, करे कि मोड़ने वाला कोई नहीं, मोड़ने की जरूरत कहाँ है भाई? लेकिन वहाँ पे अच्छी बात क्या हो गई, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार काम कर करके और वहाँ तक पहुँचा दिया चार्ज को जो हमें ज़रूरत थी। कितनी ज़रूरत थी? स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल 0.9 c। जो हिग्स बोसान, पीटर हिग्स को जो नोबेल प्राइज मिला था, मर गए शायद ना, हाल ही में शायद हो रहे, पता नहीं, मतलब देख लीजिएगा, पता हो ऐसा ना हो कि नहीं मरे, बोल दिया कि यार मर गए हो, शायद बीच में न्यूज़ आया था, ऐसा याद आ रहा है हमको।
जो हिग्स बोसॉन वो क्या किए थे, एक्सेलरेट करवाया गया था ना प्रोटॉन को, प्रोटॉन बीम को लड़ाया गया था हेड ऑन ऐसे। तो नहीं हो रहा पता नहीं यार, बीच में देख लेते हैं वैसे, बाद में देखेंगे। तो यदि मरे नहीं होंगे तो फिर कट करवाना होगा इसको। एनीवे, सो साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस होता है ना, देखो ऐसा होता है। इस मशीन देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा एक्सेलरेट कराते हैं, थोड़ी सी वेलोसिटी देते हैं सेंटर में, तो वही एक्सेलरेट कराता है। तो यहाँ से पास कराते हैं, साइक्लोट्रॉन टाइप का है ये पूरी मशीन। अंदर में जो अंदर वाला अरेंजमेंट तो नहीं दिख रहा होगा, वो तो होता होगा अंदर में। वो अंदर में क्या होता है वो दिखा देता हूँ आपको। ये वाला मशीन बस दिखाने के लिए कि मशीनें होती कैसी हैं। बाहर से तो कुछ दिखता है नहीं, सो अंदर में ही होता है। अच्छा, ये जो मैं दिखा रहा था कि ये देखो छोटा सा एक्सेलरेशन है इसका, जो भी जितना हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड से करवा लिए, फिर अंदर पास करवाए होंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मिल के उसे स्पीड अप करा रहे हैं। यही वाला बनाया था आप लोगों के लिए, याद है? सो ये दो मैग्नेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो इसके डिस्क के परपेंडिकुलर फील्ड होगा, हैं बनाया था, डिस्क के परपेंडिकुलर फील्ड होगा। वो जो आया था एक चार्ज एक्सेलरेट होकर थोड़ी सी वेलोसिटी जो मिली होगी, वो यहाँ पे सेंटर पे मिला होगा। ये देखो जो दो सेमी सर्कुलर डिस्क है, हाफ डिस्क, उसके बीच में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना डायरेक्शन बदल रहा है। जब चार्ज इधर जा रहा है तो इधर फील्ड है, और जब चार्ज इधर जा रहा है तो बदल चुका है, प्लस माइनस ना, तो बार बार स्पीड अप करा रहा है जिसका। और यदि मैं इसका टॉप व्यू देखूं, ऐसे यहां से देखूं, जिसका फोटो मैं बनाया था वो ये था, याद है? यहां से थोड़ा सा वेलोसिटी दिए थे, तो ये बढ़ के ऐसे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बढ़ के फिर यहां से लास्ट में ऐसे निकल गया होगा ऐसे ना, जो बहुत ज्यादा स्पीड कर रहा होगा। तो ये हमें बताना था कि लिख सकते हैं कि नहीं यार? कलर चेंज कर लें? कौन सा कलर कर लें? व्हाइट तो है ही। अच्छा, ये है क्या व्हाइट? ये कैसे गायब हुआ था? व्हाइट ही तो किया था यार। एनीवे, सो यदि कोई कहता है कि ये जो यहां से निकला है उसकी स्पीड बताइए, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑसिलेट करा था, कितने मैग्नीट्यूड था, कितने बार घुमाया। स्पीड मैं बताता हूँ, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा रेडियस कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम कर रहा था उसकी भी जरूरत है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है। तो बताओ, जब इस रेडियस पे निकल रहा होगा तो कितना रेडियस होगा? निकाल चुके ना हम लोग, रेडियस है ना mv/qb, बोलो दिस v max। तो यदि हम लोग इसको r मान लें, ये r है, तो दिस v max मतलब वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्क का रेडियस। सो इट इज v max r/m। तो लिख लीजिए। मान लो इसी पे क्वेश्चन आ जाए यार, मतलब कोई कहेगा कि साइक्लोट्रॉन से कितना मैक्सिमम स्पीड दे सकते हैं, मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज को, तो यही तो कर सकते हो, इससे ज्यादा थोड़ी कर पाओगे तुम। तुम्हारा डिस्क का रेडियस इससे बड़ा है नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि ये किस पे डिपेंड कर? जरा देखो तो, फोकस करो मेरी बात पे। यदि हल्का मैग्नेटिक फील्ड है ना तो हल्का ही मिलेगा ये, इसीलिए कहता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की जरूरत है। भले ही मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं कर रहा हो, स्पीड अप नहीं करा रहा हो, पर जरूरत है। नहीं तो हल्का ले लोगे तो ढेर बड़ा रेडियस चाहिए, फिर ढेर बड़ा रेडियस चाहिए। तो रेडियस छोटा ही रखना है तो इसको बड़ा करना होगा ना, ठीक है, मास छोटा करना होगा, फिर क्यू थोड़ा बड़ा करना होगा। कर लीजिए, लिख लीजिए। मतलब मैं बता रहा हूँ कि चीजें किस पे डिपेंड करती हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाओगे तभी ना निकलते हुए ज्यादा स्पीड होगा, हल्का लगा दोगे थोड़ी होगा फिर। और जबकि सच्चाई ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का काम नहीं करना था, मैग्नेटिक फील्ड का काम नहीं था स्पीड अप कराना। कितना इंटरेस्टिंग है ये बात कि हमें मैक्सिमम उस डिस्क से ही, उसी लिमिटेड डिस्क से, साइज से यदि ज़्यादा स्पीड चाहिए तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ जो स्पीड अप नहीं कराता है। कौन किसको करा रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड।
स्पीड अप किसको करवाना था, और अच्छी बात है कि है ही नहीं एक्सप्रेशन में। अजीब सी विडंबना नहीं है ये कि एक्सप्रेशन में वही नहीं है। तो लिख लीजिए, मतलब क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि अभी तक तो नहीं आया साइक्लोट्रॉन के नाम पर, लेकिन आ सकता है। ये तो उतना ही, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईडी वाला ना, वोल्टेज है, वोल्टेज रखोगे तो डिस्टेंस मायने रखता है, ई की बात करोगे तो ईडी तो रहेगा तब, तो ये डिस्टेंस है अपना, होगा जो होगा। ये देखो, यदि मैं इसका वोल्टेज की बात करूं, याद करो ऐसे, V क्या होता है, ईडी होता है। यदि मैं बैटरी को यूज करूं ना, कह दूं कि ये मेरा फिक्स है V, तो डिस्टेंस घटाओ बढ़ाओ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो V से एक्सेलरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इससे ना। अब कहोगे कि नहीं हमें V की बात नहीं करनी है, हमें E की बात करनी है, तब तो D पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं कहूं कि ये डिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट ना, तो ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, फील्ड के कारण 10 वोल्ट होगा। तो मैं कहूँगा कि इसमें यदि चार्ज एक्सेलरेट होगा 10 वोल्ट का, तो स्पीड ज़्यादा होगा कि इसमें, तो क्या आंसर है, सेम। क्योंकि बात एनर्जी का ही क्वेश्चन पता है पूरे मॉडर्न और मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक में, बता देता हूँ, मॉडर्न में ज़्यादा यूज होता है। हम लोग खासकर इलेक्ट्रॉन के लिए, ये होता है एनर्जी दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सेलरेट हुआ इलेक्ट्रॉन, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये पूरा मॉडर्न इसी में भरा हुआ है, पूरा मॉडर्न में चीज़ें यही है। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा है, क्यों भी है यार, ये पोटेंशियल एनर्जी ही तो है। वैसे सच ये है कि V नहीं डेल्टा V है, लेकिन डेल्टा V को V की तरह लगते हैं, तो लिख दिया मैं, पोटेंशियल डिफरेंस है। कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को इतने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया, तो मोमेंटम बताइए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए, स्पीड बताइए, यही सब बोलते हैं सब, बताइएगा, यही एक तो क्वेश्चन है बस। कैसे, क्या लिखा है, क्या लिखा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू सिंपल V पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि पोटेंशियल से कोई एक्सेलरेट नहीं होता है, किससे एक्सेलरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ठीक है, तो इसी से होना है। तो बोलो ये अभी 10 वोल्ट है, तो ज्यादा स्पीड की, ये 10 वोल्ट है तो ज्यादा स्पीड सेम है भाई, V से ही तो एक्सेलरेट करना था, पर अंतर क्या है मालूम है। फिर कहो कि नहीं हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम एनर्जी से नहीं देखेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर वाला एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन नहीं देखेंगे, हम F बराबर m में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। तो देखो तब वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देख लो, 10 वोल्ट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 वोल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है कि सेम है, सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कितना है, V/d है ना, तो V तो सेम है ना, तो यहाँ पे D कम है तो E ज्यादा है, और यहाँ पे D ज्यादा है तो E, हाँ, तो एक्सेलरेट करवा लेना, तुम्हें वही मिलेगा, वही स्पीड मिलेगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो तुम्हें क्लियर हुआ ये वाला? हाँ भाई, D बढ़ा, यदि देखो E की बात करनी है, कहो कि E सेम है, तुम लोग पता है कि जब तुम कोई बात करते हो ना कि D पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, D पे कैसे डिपेंड करेगा, या करेगा कि नहीं करेगा, दुनिया में किसी भी क्वांटिटी पे, तो आपको पहले ये बताना होगा कांस्टेंट क्या करना है। यदि मैं कह दूं कि वो V कांस्टेंट है, तो क्या कहोगे, डिपेंड नहीं करेगा। अब मैं कहूँगा कि नहीं E कांस्टेंट है, तो डिपेंड करेगा, ED ना, पोटेंशियल डिफरेंस ना, ED। तो ये चलिए, वो तो मैं ऐसे ही पूछ दिया तो बता दिया। आगे वाला ये देखो, क्वेश्चन दिया था क्या, ये मैं यही तो दिया था यार तुम लोगों को। यदि मैं किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक दूं, या पॉजिटिव चार्ज को, याद है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इससे फोर्स निकालोगे तो फिर उल्टा करना होगा माइनस के लिए। ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, बड़ा हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और छोटा हो रहा है, ये क्रॉस टाइप का मान लो, क्रॉस मतलब इनटू है, डॉट मतलब बाहर है।
सेम स्पीड के लिए ये यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि बी कितना है, कितना स्ट्रांग है, कितना हल्का है। किसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ? वी को। वी ये कांस्टेंट है तो बी पे डिपेंड करेगा, या बी को फिक्स करके वी को बदल लो ऐसे धीरे से, और तेज ऐसे क्वेश्चन तो बनते ही हैं। जो मैं क्वेश्चन दिया हूं उसमें मैं क्या फिक्स किया हूं? बी, और मैं वी पूछा हूंगा ना, मैं क्या भी दे सकता हूं। मैं कहता हूं कि वी से फेंक रहा हूं और बी बदल रहा हूं, बताइए मिनिमम बी मैक्सिमम बी, तो तुम क्या नया फार्मूला लगाओगे? तब भी वही लगाओगे। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो इक्वेशंस होते हैं, जो गवर्निंग इक्वेशंस रिलेशन होते हैं, वो बदलते नहीं है, नोन और अननोन बदलते होंगे, तुम समझ नहीं पाते होगे। तो किया जाए ये वाला मैं इसलिए फोटो दिखा दिया डायनामिक स्टेट में कि ये जो दिख रहा होगा कि ये ऐसे क्रॉस किया फिर यही मुड़ने वाला है, तो इसलिए मैं आपको दिखाया। देख लेते हैं तब क्वेश्चन कर लेते हैं ना। ये वाला इंटरेस्टिंग था ना, ये पढ़ाया बताया था आप लोगों को, आप लोगों को याद नहीं होगा। दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, दिस डिवीजन मल्टीपल डिवीजन ऑफ वर्क डन। कहा जाता है गीजा की पिरामिड, उस टाइम में तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, वो बहुत पहले की बात है, तो 4-5 हज़ार साल पहले की। तो वो अब वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं, तो ये बहुत बड़े बड़े स्टोन को गीजा की पिरामिड में उतना ऊंचा कैसे ले गए? तो माना जाता है, हालांकि अभी इस तरह का कोई प्रूव नहीं आया है, लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी, उनके पास क्रेन तो नहीं था ना, और ऐसा भी नहीं है कि ऊंचाई पर 2-3 लोग ऐसे पकड़ के लेके चढ़ेंगे। एक बार पत्थर लुढ़का, बहुत भारी भारी है ना यार, 1-1 हज़ार टन के पत्थर हैं सब, चींटी की तरह दब के चले जाएंगे सब यदि लुढ़केगा तो माना जाता है कि पूरा बांस बल्ली लगा के और लकड़ी उकड़ी का कुल अपना कई पुली पट्टा लगा के रस्सी उसी लगा के यही किए होंगे, ऐसा माना जाता है। अब सच तो वही जानते होंगे, चले गए बेचारे। तो हम लोग ये पढ़े थे ना, क्वेश्चन दिया था मैं आपको, क्वेश्चन ये दिया था कि यहां से फेंकेंगे, एक क्यू चार्ज है, मास एम है, इसको स्पीड देते हैं वी ना, तो बताना था कि मिनिमम स्पीड कितना दे कि ये इसी फील्ड में लौट के फिर से ना आए, क्रॉस कर जाए, यही पूछा था क्या? हाँ, तो देखते हैं ना क्या चाहिए। ये बी है, अच्छा हाँ, ये डी भी देना होगा, ठीक है। तो बताना है कि मिनिमम कितना स्पीड दें कि इसको क्रॉस करके अदर स्पेस में चला जाए, फिर लौट के इसी में ना आए। सेमी सर्कल बना के लौट के आना है, याद है ना आप लोगों को? कैसे करेंगे? देखो ये देखो, दिस इज वी, बी अंदर ना निकलता हुआ, तो फोर्स यहाँ पे बना ले। अच्छा, यदि बहुत कम स्पीड टेंडिंग टू 0 दिए तो कैसे मुड़ेगा मालूम है? यहीं से मुड़ जाएगा है? अच्छा, थोड़ा ज्यादा दिए तो यहां से, थोड़ा और ज्यादा दिए तो यहां से, थोड़ा और ज्यादा दिए तो यहां से, थोड़ा और ज्यादा दिए तो यहां से मुड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा दिए तो यहां से मुड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा दिए तो यहां से मुड़ेगा ना, यही ना? अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि ऐसे मुड़ेगा? वेलोसिटी आप ज्यादा देते जाएंगे तो ये मुड़ता जाएगा लंबा रेडियस बना के, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? mv/qb, ठीक है, mv/qb होती है। तो ऐसे जा रहा होगा। अब ये बताओ कि ये जा के यहाँ से निकल रहा था और सेंटर, इसका सेंटर देखो, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसका सेंटर कहाँ पे है? इसका आधे पे, ये डायमीटर है तो आधे पे है ना। अब हमको ये बताओ कि थोड़ा सा और ज्यादा देंगे तो अब तो आएगा, फिर यहां से निकल जाएगा, तो इसका मतलब जस्ट लिमिटिंग केस ले लें। आप लोगों को वो याद है कि दुनिया में सबसे कठिन क्वेश्चन, साइंस के सबसे कठिन क्वेश्चन
मैक्सिमा मिनिमा के होते हैं। सबसे यदि मैं कहूँ कि इरोडो इसलिए कठिन है क्योंकि उसमें ज़्यादातर बातें मैक्सिमा मिनिमा के हैं, तो सही है। कैलकुलस, वही मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलस लगाते हैं, लेकिन हर जगह नहीं लगता। सो मैक्सिमा मिनिमा दुनिया में किसी भी कोई भी क्वांटिटी कोई पूछे कि मैक्सिमम मिनिमम बताइए ताकि कुछ हो या ना हो, तो दो तरह के मैक्सिमम मिनिमा होते हैं। एक होता है जब पता नहीं चलता है तो कैलकुलस लगाते हैं, लेकिन इससे पहले हमें सोचना होता है। पहले कैलकुलस वाला मत सोचना, वो सेकेंड वाला है। वो पहले ये सोचना कि वो क्रिटिकल कंडीशन है क्या, पहले यही वाला सोचना। जो वो वाला नहीं मिलेगा तब दूसरा वाला। यदि दूसरे वाला ही सोचने लगे कि हमें रिलेशन निकाल कर मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशिएट करके जीरो करना है, लगाना है कैलकुलस, तो जब वो वाले से होता है ना तो ये वाला नहीं होता है। जनरली कहीं कहीं दोनों होता है, कहीं कहीं दोनों होता है, लेकिन रेयरली दोनों होता है। जैसे यहाँ पे कैलकुलस वाला लगाऊं, हाँ, कैलकुलस वाले से पहले तो वो तो सोच लो। और सच ये है कि कैलकुलस वाला लगेगा भी नहीं यहाँ पर। जैसे ऑप्टिक्स में क्रिटिकल एंगल होता है, व्हाट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम फॉर रिफ्लेक्शन ना, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना। तो ये मिनिमम एंगल मिनिमम पूछ रहा हूं ना, इसमें कैलकुलस थोड़ी लगेगा। मतलब रिलेशन निकाल के डिफरेंशिएट थोड़ी करोगे, एक बार करके देखना तो तुम लोग, तुम्हें घंटा नहीं कुछ भी लगेगा, रिफ्लेक्शन करवाओगे और मैक्सिमम मिनिमम निकालोगे। तो याद रहेगा, कठिन क्वेश्चन, दुनिया के सबसे कठिन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, याद रहेगा। मैक्सिमम मिनिमम कितने तरह के होते हैं, पहले कौन सा चेक करोगे? हाँ, पहले सोचेंगे कि उसके लिए क्या है, मतलब कैसे सोचें, उसको होने के लिए क्या होना होगा। जैसे मैं कहूँ कि एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बेंच है ये, मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के खींच दूं, तो मिनिमम पूछ रहा हूँ ना, तो कैलकुलस लगाओगे? तो कैलकुलस थोड़ी लगाओगे यार, नहीं आएगा लगाने पे। तो कैलकुलस कब लगाओगे? जब ये वाला ना सोच पाओ, ऐसे ना पता हो बाउंड्री कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन है ना, कि कब होगा कब नहीं होगा। आर पार की लड़ाई होती है, या तो रुके रहेगा या तो चल देगा ना। तो यदि ये पहले यही सोचना होता है। जब ये नहीं होता है और वेरिएशन बड़ा खतरनाक होता है, उसके आगे भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, उसके पीछे भी, जब इस तरह के रिलेशंस होते हैं तब क्या करना होता है मालूम है? दूसरा वाला क्या होता है, तब हमें अपने से मानना होता है जिसके मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही है पूछने की, वो मानना होता है, और किसी पे डिपेंडेंट लॉज लगाकर रिलेशन निकालना होता है। तो जो पाना है मैक्सिमम मिनिमम किसी पे डिपेंड करता है, थीटा पर, म्यू पर, वेलोसिटी पर, एक्सेलरेशन पर, पोजीशन पर, करंट पर, फील्ड पर, है ना, मतलब किसी पे भी डिपेंड कर सकता है वो, फोकल लेंथ पर, मतलब कोई भी दो रिलेशन जो पाना है वो, और किसी टर्म में, वो जो टर्म है वो भी मानना है आपको। रिलेशन मिल जाएगा, कैलकुलस लगाना है, याद रहेगा। तो ध्यान रखना इसको, फिर करो ऐसे, बहुत सारा मिला भी होगा, उस पर काम करिए। सो ये कौन सा वाला है मैक्सिमम मिनिमम? कैलकुलस वाला नहीं है ये, हाँ ये पहले वाला है। ये लिमिटिंग कंडीशन यहीं पे सोचना है, कैलकुलस थोड़ी आएगा ये। तो सेंटर यहाँ पे, ये आधा सर्कल तो बन ही गया टच कराता हुआ, आपको नहीं लगता यही रेडियस है डी? तो रख लेते हैं, आंसर आ जाएगा यार, है तो रख ले। ये डी दिख रहा है तुम लोगों को, मतलब आर बराबर डी ना। ये किसके लिए लिख कर रहा हूं? क्रिटिकल वैल्यू, तो रख लेते हैं यहाँ पर। सो व्हाट इज वी? क्यू बी डी बाई एम, आंसर है। हाँ फोर्स के एक्सप्रेशन से देखें, हाँ वेलोसिटी चार्ज के बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स लगने का मतलब उसका डायरेक्शन की तुरंत जल्दी चेंज होना चाहिए ना, मतलब ये। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन से देखें तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा करेंगे तो रेडियस बढ़ जा रहा है, यानी कि बड़ा सर्कल बनेगा। नहीं ये इसलिए ऐसा हो रहा ना क्योंकि जो क्यू वी बी है ना, ऐसे देखो, मतलब जिस वेलोसिटी की तुम बात कर रहे हो वो मैग्नेटिक फोर्स में भी वी है ना, वी ज़्यादा कर रहे हो
v ज़्यादा कर रहे हो तो तुम यही करो ना कि यदि q v b है, फोर्स है, मैं कर रहा हूँ फोर्स टूवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर ना, तुम करे फोर्स ज़्यादा हो रहा है, v ज़्यादा करने पर फोर्स ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो भी यहाँ पे भी है ना, तो इसीलिए पता नहीं चलता है, तो हमें रख के फिर देखना होता है कि रियली में क्या हो रहा है। फिर रियली में अब तो ये रख के ही तो चेक करोगे ना। मैं कह रहा हूँ कि दोनों जगह v है ना यार, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, तो क्या करें तब तो देखना, जब दोनों साइड में एक साइड में रहता है तब ना। v ज़्यादा करोगे तो ये करे कि फोर्स ज़्यादा हो रहा है तो जल्दी मुड़ जाना चाहिए, और ये वाला भूल जा रहे हो कि v ज़्यादा करते हो तो इनर्शिया करंट वैसे ही जाना चाहिए, तो दोनों के बीच फाइट हो रही ना। अब तो v ज़्यादा करने का क्या मतलब होता है, v ज़्यादा करने का मतलब होता है और ज़्यादा स्ट्रेट होना चाहिए उसका। v ज़्यादा करोगे तो जल्दी मुड़ेगा नहीं यार, तो दो के बीच में फाइट हो रहा ना। अब तो एक काम करो, तुम mv²/r केवल देखो ना, ठीक है। यदि तुम फोर्स वाला देख रहे थे तो मैं mv²/r केवल देखता हूँ अलग से ना, तो mv²/r, ठीक है। मैं कह रहा हूँ v ज़्यादा करूँ तो रेडियस क्या होगा, मैं कहूँ कि यदि फोर्स मतलब v ज़्यादा, फोर्स सेम रखते हैं, हालांकि फोर्स में v है, फिर भी मैं कह रहा हूँ फोर्स सेम रखते हैं तो वही mv²/r है, सेंट्रीपिटल फोर्स ना। तो v ज़्यादा करोगे तो r ज़्यादा करना होगा ना, अरे फोर्स सेम है ना, तो r भी तो ज़्यादा करना होगा, वो जाके ऐसे मुड़ेगा फिर रिक्वायर्ड जो होगा, तो वो उस कारण से ऐसा हो रहा है ना। चलो वैसे अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कि सेंस अच्छा था कि वो तो जल्दी मुड़ जाना चाहिए, और वो बोला नहीं, इनर्शिया वाला नहीं सोचे कि मुड़ना ही नहीं चाहिए, v ज़्यादा कर तो क्यों मुड़ना चाहिए, तो फोर्स जितनी औकात है उतना ही ना मुड़ेगा, ज़्यादा करोगे तो भी। मतलब हम कह रहे कि ऐसे देखो ना कि इसमें थोड़ा ज़्यादा कर रहे होगे तो ये कहीं ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो रहा है, ये रिक्वायर्ड नहीं लग रहा है। हम करें कि यही से देख लो, तुम करोगे वेलोसिटी में 2 गुना करूंगा ना, तो वेलोसिटी 2 गुना करोगे तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा 2 गुना, और रिक्वायर्ड फोर्स 4 गुना चाहिए तुमको सेम आर के लिए। नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आया। मैं ये कर रहा हूँ कि mv²/r क्या रिक्वायर्ड फोर्स है, आप कह रहे हैं कि v 2 गुना करूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है 2 गुना, हमें चाहिए कितना वो r, उसी r के लिए, तो और रेडियस बढ़ेगा कि कम होगा बताओ, बढ़ेगा ना। अब तो नहीं, तुम्हारे पास सफिशिएंट कहाँ है, 4 गुना चाहिए उतने ही r के लिए, सेम r के लिए, r फिक्स कर लो, सेम r के लिए तुम्हें फोर्स रिक्वायर्ड क्या हो चुका है 4 गुना। अच्छा, वैसे क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा पॉइंट है इसका, तो आप स्क्वायर तो देख लीजिए वहां पे रिक्वायर्ड वाला। एनीवे, तो ये समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन एडवांस वाले बनाते कैसे वो भी सुन लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ऐसे कहते हैं, एडवांस वाले लंबे लंबे क्यों होते हैं, एक तो फोटो खतरनाक बना देते हैं सब, डिवाइस का नाम ले लेंगे सब, कहते हैं कि 1976 में सर्ड में जेनेवा में ऐसे हुआ था, कई लोग मिलके 1000 लोग ऐसे, तो तुम्हें लगेगा कि ये बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ऐसे ये कम होता है इस तरह का। वैसे एक बार पैसेज आ चुका है जापानीज मैग्नेटिक ट्रेन पे, तो ये कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि ऐसे, एडवांस वाले कहते हैं कि मिनिमम स्पीड जितना अदर साइड जाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड रीजन को क्रॉस करने के लिए जितनी चाहिए उसका 2 गुना दिया गया है। तो बताइए उसका एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना होगा और लेटरल शिफ्टिंग कितनी होगी, 2 ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो आप जानते हो क्या करना होगा, पहले तो तुम्हें ये पता करना होगा कि क्रॉस करने के लिए मिनिमम है कितना, तो पहले तो ये आएगा, फिर इसका 2 गुना करोगे, अब फिर बातचीत करोगे, फिर एंगुलर डेविएशन निकालोगे, तो लिखो ये लो, तो आ गया जो दिया था। अच्छा, ये लो एक स्टेटमेंट तो सुन लो, कितने मैक्सिमम स्पीड कितना दे तो भी कितने मैक्सिमम स्पीड तक किसी रीजन में आ जाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा, यही आंसर है। तब भी लिमिटिंग केस है, मैक्सिमम स्पीड कितना दें किसी रीजन में आ जाए तो भी यही आंसर है। अब मिनिमम कितना स्पीड देखो वो मोमेंट तो देखो थोड़ा सा ज्यादा,
इसको और कैसे लिखते हैं तो आप लोगों को कम समझ में आता है। ऐसे कहते हैं कि वो ऐसे कहते हैं कि ग्रेजिंग एंगल पे उसको रगड़ते हुए बाउंड्री को चाहे, ऐसे ग्रेजिंग एंगल पे मतलब इमर्ज हो जाए अदर साइड और ऐसे चला जाए तो भी तो ये वैल्यू लोगे। इसे लिमिटिंग बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, क्रिटिकल कंडीशन। तो कोई कहे कि मिनिमम कितना स्पीड दें कि क्रॉस कर जाए, तो ये मिनिमम वाला क्रॉस करने वाला है। अब मैक्सिमम कितने स्पीड तक क्रॉस ना करे तो भी यही है ना। तो क्या कहोगे, न क्रॉस करने के लिए रेंज बताओ v का, तो क्या कहोगे 0 से लेकर इतना तक ना। अब कहूंगा कि क्रॉस करने वाला रेंज बताओ तो इससे ज्यादा। क्लियर। तो ये समझना होगा उल्टा करने पे, यहां भी उल्टा कर दो उधर भी उल्टा कर दो। मिनिमम ताकि क्रॉस कर जाए और मैक्सिमम ताकि क्रॉस ना करे। साइंस के फील्ड में ये क्रिटिकल बाउंड्री कंडीशन जनरली बराबर होता है, नॉट ऑलवेज, कहीं कहीं नहीं भी होता है ये। लेकिन हमको लगता है कि 1,00,000 कंडीशन में एक ठो ऐसा होता है जहां पे नहीं होता है। तुम्हारे कोर्स में तो शायद ही कहीं मिले, तो ज्यादा अच्छा है कि आप ये मान के चलिए। वो वाला लिखो तो, क्वेश्चन लिखो, देखो कर पाते हो। केस बना लो, इसी में केस बना लो। इसको लिख दो, मिनिमम लिख दो इसको। केस लिखो, इसी क्वेश्चन का केस बना लो ना। इसी में आगे बढ़ लेते हैं। क्यों दोबारा लिखवाऊं मैं कि फिर से ही फोटो और शोन इन फिगर ऐसे। केस क्या बना लो, ऐसे केस लिखो। कैसे देते हैं देखो। कई बार तो आप लोग इससे भी डर जाते होंगे। गिवन वेलोसिटी इज 2 times v मिनिमम। कई लोग तो इसी से डरते, कहते हैं यही सब दिक्कत किया था हमको, यही नहीं सोच पाए थे हम। जो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड था क्रॉस करने के लिए, उसका कितना स्पीड दिया गया है, 2 गुना। तो देन लिख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, क्वेश्चन नहीं है ना, केस बना रहे हैं। देन एंगुलर डेविएशन एंड लेटरल शिफ्टिंग, ये आपको किताबों में मिल भी जाएगा इस तरह की बातें ना। देन या फाइंड, कुछ भी लिख लो, देन या फाइंड। देन फाइंड एंगुलर डेविएशन एंड लेटरल शिफ्टिंग after crossing magnetic field region. Then find what? Angular deviation and lateral shifting after crossing magnetic field region. After crossing magnetic field region. बताइए। जल्दी करो, मतलब लेट नहीं करना है। किस बात का एक्सेल बैच है, जल्दी करो। हो गया। अच्छा, आपको पता है कि जब मैं ये दे रहा होता ना कि इसका तो बताइए कितना एंगुलर डेविएशन, यदि मैं ऐसे कर दूं कि इसका 2 गुना है, तो हमको लगता है कि कोई भी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। न डी देने की जरूरत है, न बी देने की जरूरत है, न वी, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। सीधा एंगल है, कुल काट पीट के सब आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब सोचिए कुछ नहीं दिया है, आपको आंसर बताना कितना एंगल। क्यों आंसर आ रहा है पता है? क्योंकि ये कह दिया गया ना 2 गुना, ऐसा कह दिया गया इसलिए ऐसा हो रहा है। डिग्री। चलो मैं करता हूं, देखो तो ये, हाँ देखो तो अब तुम ज्यादा दिए, 2 गुना दिए हो ना,
तो अब ऐसे जाएगा, देखो ऐसे ठीक बना रहा हूं, हाँ यहां पे, और ऐसे जाएगा ना ऐसे। अभी बताओ कि जा तो इधर रहा था ये, और अब जा रहा है इधर ना, तो एंगुलर डेविएशन हुआ होगा। इसका मतलब हम लोग को ये निकालना है, क्योंकि इधर जा रहा था और इधर जा रहा है, तो ये थीटा निकालना है। ठीक है, बोलो, ये थीटा निकालना है। कैसे करोगे? फटाक से पहले सेंटर डिफाइन करो और वैल्यू निकालो। तो जल्दी से बताओ, पहले ये रख लेते हैं ना कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो देखिए। बताओ तो ये पहले निकालेंगे ना यार। मतलब कठिन क्यों है? अच्छा, बहुत सारे बच्चों से क्यों नहीं बनता है? क्योंकि कुछ समझ ही नहीं पाते। अब क्या करें, ये सब प्रैक्टिस से आता है। तो प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ कि पहले तो ये निकालना था यार, तो रख लेता हूं। ये कितना है? क्यू बी डी बाई, ठीक है। मैं अब क्या करूंगा पता है? मैं निकालूंगा रेडियस, निकालूंगा इसका, मैं निकालूंगा रेडियस आर। और ये वाला अब आर नहीं रहा ना, ये तो मैं मिनिमम के लिए निकाला था ना यार। आर डैश कर लूंगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बात करना है तो आर डैश कर लेता हूं। 2 गुना दे दिए तो आर डैश। बताओ आर डैश क्या होता है? एम वी बाई क्यू बी। हाँ बताओ, वी कितना दिए हो? हमारे पास है ना। सही है। कितना है ये? 2D है ये। हमें पता चल चुका है कि ये 2D है। जरा ये बताओ कि अब ये जो इसका जो सेंटर आने वाला ना, जो रियली में सर्कल बनाना था हमको, वो ये है ऐसे, और ये है सेंटर इसका C। ये है रेडियस नया R डैश वाला। ये कौन सा वाला है? ये दिख रहा तुम लोगों को? ये बड़ा ना, अब ये वाला थोड़ी, इसका 2 गुना है ये। तो बताओ ये दूरी कितना है? R डैश। और ये भी कितना है? R डैश, क्योंकि ये तो सर्कल का हिस्सा है ना ये, है? बोलो। तो ये R डैश है। R डैश मतलब कितना? 2D ना। R डैश मतलब 2D ना। जरा यहां पे देखो तो, यदि तुम इसको ऐसे रेडियस बनाए हो तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम्हें नहीं लग रहा कि ये 90 डिग्री है ये? तो बोलो, ये थीटा है, ये पूरा 180 है, 90 है, तो ये थीटा है, तो ये कितना है? 90 मास थीटा है ये। तो फिर ये कितना है? क्या ये समझ में आया तुम्हें? थीटा और ये 90 है। ये 90 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। रेडियस नॉर्मल होता है, तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 है। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 मास थीटा है। और ये 90 मास थीटा है, तो इस ट्राइंगल में देखो ये वाला तो ये 90 मास थीटा है, तो ये कितना है? थीटा, क्योंकि ये 90 है। सही है। अभी बताओ, यहां से हमें ये पता है D, देखो यहां से ये D है और ये 2D है। कौन सा लगाऊं? tan, cos, sin, क्या लगाऊं? साइन लगाऊं? ये देखो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या लिखूं? D बाई 2D, 1/2 थीटा। बताओ आंसर है। आपको नहीं लग रहा है कि बी डी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है? बस कहते हैं कि एक लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और बाउंड्री के परपेंडिकुलर एक चार्ज को मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रीजन से 2 गुना दिया गया। क्वेश्चन बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। न रीजन का डिस्टेंस है वो, न मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, बस जितना देना चाहिए क्रॉस करने के लिए उसका 2 गुना दिया गया। बताना एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना है? ढेर लोग तो इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने से सब मानेंगे नहीं सब। अरे तुम्हें अपने से बी मानना है, अब तुम्हें अपने से डी मानना है।
अब तुम मानोगे नहीं तो कैसे आएगा भाई ये? तो कई बार तो क्वेश्चन इसीलिए नहीं आते हैं लोगों से, इस बार भी ऐसे भी नहीं आते हैं। तो कहीं कहीं पे जब चीजें दी जाती हैं, अच्छा एक और चीज क्लू दे देता हूं आपको, अच्छा लगेगा। जब कहा जाता है ना कि जब ये हो रहा था या मिनिमम के लिए जो है उसका 2 गुना चाहे ये हो रहा था, तो बताइए अब हम ये दे रहे हैं तो बताइए। तो जानते हो जो पहले बता रहा था ना, चाहे मिनिमम की बात कर रहा था, वो इसीलिए दे रहा था ताकि आपको कुछ मिल जाए, और जब रखोगे तो कट जाएगा कुल। वो कहेगा कि मिनिमम से 2 गुना, तो पहले मिनिमम निकालोगे ना, ये कहीं और भी तो बात होगी। कहेंगे ऐसे कि एक इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को सरकाए कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, रफ इंक्लाइन प्लेन पे, तो बताइए ऊपर फेंकेंगे कितना डिस्टेंस कवर करेगा टोटल। तो हम करें ऊपर यू से फेंके हो, यू दिया है, थीटा एंगल है, यू दिया है, और कह रहे हैं कि कितना दूर चलेगा, कितना दूर जाके रुकेगा ना इंक्लाइन प्लेन पे। अब तुम्हें दिक्कत है, थीटा तो दिया है, म्यू ही नहीं दिया है यार, हैं रफ है। तो वो क्यों दिया था जो पहले दिया था कि नीचे सरकाए थे तो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा था, क्यों दिया था? इसीलिए तो दिया था कि यूज करना तुम। तो ये क्लू है आपके लिए। क्या क्लू है? जब कोई कंडीशन, और ये एक कंडीशन दिया था, छोटा क्वेश्चन, दो तरह की बात करूंगा, 2 कंडीशन तो और बड़ा होगा। इसका मतलब कई डेटा गायब कर दूंगा मैं। अब 3 डेटा दूंगा तो इतना बड़ा झाउआ भर बड़ा इतना लिखना होगा। वो क्यों 2-3 कंडीशन दे रहा है? क्योंकि वो कोई भी वैल्यू देना नहीं चाहता है आपको। करे जो दिया उसी से कुल निकालो वहीं से। तो ये सब तरीके हैं क्वेश्चन फ्रेम करने के, बनाने के, आप लोगों को जानना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? लेटरल शिफ्टिंग बताओ तो लेटरल मतलब क्रॉस करते करते ये शिफ्टिंग बताना है। निकालो जल्दी से। इसके लिए डी की जरूरत होगी, एंगल में तो जरूरत नहीं है, इसके लिए जरूरत है। जल्दी बताइए। इसे लेटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। इसे देखो, इसे एंगुलर डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज V, सो दिस इज V, दिस इज एंगुलर डेविएशन। ऐसे जा रहा था यहां पर और क्रॉस करते करते यहां पे निकला है, तो लेटरल शिफ्टिंग। लेटरल बताइए, निकल जाएगा कितना है ये देखो यहां से ऐसे निकालते हैं, R' माइनस R' cos थीटा। सही है? ये देखो शिफ्टिंग यार, दिस इज लेटरल शिफ्टिंग ना, R' माइनस R' cos थीटा। हमारे पास सब वैल्यू है क्या? हाँ, R' 1 माइनस cos थीटा। बोलो, बताओ हमारे पास R' है कि नहीं? बताओ R' कितना है? 2D, R' 2D। हाँ, और थीटा आ चुका है, 30 डिग्री रख लो, आंसर है। क्लियर हुआ? अच्छा, क्वेश्चन कैसे बोलते हैं? उल्टा भी तो कर सकता हूं मैं कहता हूं कि ऐसा है कि लेटरल शिफ्टिंग इतना हुआ, बताइए स्पीड कितना दिया था। ये भी तो हो सकता है। अरे यार, ये बहुत बताया था कि नहीं तुम लोग को? नया आ गया क्या ये? है? अच्छा हुआ नहीं बताया था। सो आप लोगों का है 5:30 पे फिजिक्स आरपी सर, और 7 बजे है मैथ सेशन सर। हाँ देखो तो लेटरल शिफ्टिंग आ गया। फिर से मैं याद दिला दूं कि फर्क नहीं पड़ता, वो कहेंगे कि थीटा हम दे देते हैं, वी हम दे देते हैं, बी हम दे देते हैं, कुछ और आप बता दीजिए। थीटा हम दे देते हैं, लेटरल शिफ्टिंग हम दे देते हैं, ये एक्स हम दे देते हैं, दूसरा आप बता दीजिए। तो क्या नया थोड़ी लगाओगे तभी तो ये फोटो बनाओगे। तो एक तो ये पॉइंट है। अगला, और कैसे कैसे पैसेज कैसे बना, तो वो जरा ध्यान से सुनना, तो फोकस करो मेरी बात पे जरा। वो कहते हैं कि हाँ, ये वाला हाँ। नहीं तो मैं थोड़ी बोला कि मिनिमम से कितना एक्स्ट्रा शिफ्टिंग है, मैं बोल रहा। किसको?
कौन सा, ये वाला बोल रहे हो? ये वाला, ये क्लास के बाद पूछ लेना। हाँ, क्लास के बाद पूछना, मैं बता दूँ। एनीवे देखो तो इधर फोकस करो मेरी बात पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा ऐसा तो नहीं है कि इन सबसे कंफ्यूजन हो रहा है यार। मिटा दिया ताकि आपको ज़्यादा आइडिया लगे। तो नोटिस करो मेरी बात पे। वो कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, ये रहा x, ये रहा y, और x बराबर d तक मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है b बराबर b वेक्टर बराबर b माइनस b k। ठीक है क्या? देखो तो x y दिस प्लस जेड तो माइनस में है। ठीक लिखा हो? जब ऐसे लिखा करें ना तो फोटो तुम अपने से इमेजिन करो, फोटो बनाओ, सोचो। इसे घबराना मत इससे। मतलब जब ये देगा ना ये, तो ये फोटो नहीं होगा। ये तो मैं फोटो ऐसे रहने दिया कि क्योंकि उसी पे बात करनी है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि फोटो रहता है तो लिखा जा सकता है, और लिखा रहता है तो फोटो बनाया जा सकता है। याद रहेगा ये बात है? किसी भी फोटो को कैसे लिखा जाता है? वेक्टर एक्सप्रेशन के फॉर्म में। और कहीं से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसका फोटो बनाया जा सकता है। यदि आपको ये नहीं आता, फिजिक्स नहीं आएगी आपको। तो एक तो ये है, मान लो दिया हुआ है ऐसे, तो फोटो बनाएंगे, और वो फिर कह देंगे कि हम वेलोसिटी दिए हैं। वेलोसिटी कितना था यार? 2qb/m, ये दिया था ऐसे। अच्छा ऐसे दे देते हैं, कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड, वही वाला मैग्नेटिक फील्ड, वही वाला, उसी की वैल्यू है b। तो कहते हैं कि इतने स्पीड से दे दिया गया था, और फील्ड रीजन कहाँ तक है? d तक है ना, x बराबर d तक। ये फील्ड, अच्छा कितना लंबा क्वेश्चन हो रहा है कि x बराबर d तक वे फील्ड रीजन है, 0 से लेकर दिस फील्ड एग्जिस्ट फॉर व्हाट वैल्यूज, 0 से लेकर कहाँ तक? d तक। ऐसे तब तो हो चुका। आपसे ऐसे लिखेगा तो कई लोग तो इसी में दिक्कत में आ जाते हैं, कहें कि ये नहीं, इसको बाद में करेंगे कहते किसी बाद में करूंगा मैं, इसी से डर। अरे इसका मतलब इतना ही है ना कि जो फोटो बनाए थे पहले कभी, तो इतना ही तक है ना, वो ना इधर है ना इधर है, मतलब इसके बीच में है तो फोटो बना लो। फिर वो कहते हैं कि इसके बाद है फॉर दिस, ये है, और फिर कहते हैं ई बराबर ई आई कैप है ना। इसके बाद या हो सकता है कि पहले एक काम करता हूं, नहीं देता हूं ना, ऐसे पहले नहीं देता हूं, फिर बाद में ई देता हूं। आपको बताता हूं कि चीजें क्या क्या होती हैं, तो आप नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि उसके बाद इतना देने के बाद कहते हैं x बराबर 2D पर स्क्रीन है। कहाँ है? तो यहाँ पे स्क्रीन है ना, वॉल है, स्क्रीन है। फिर लिखते हैं कि x बराबर 2D पर स्क्रीन है विच इज पैरेलल टू YZ प्लेन। कहें कि यही दिक्कत किया हमको, विच इज पैरेलल टू YZ प्लेन। YZ प्लेन का मतलब जो बात हो रही है तो ऐसे है, स्क्रीन है। बताना है कि ये जो पार्टिकल को फेंका गया है उसका कोऑर्डिनेट बताना है जहां पे स्क्रीन को स्ट्राइक करेगा। इतना छोटा क्वेश्चन होगा आपका जेईई मेन का, सबसे छोटा होगा। तुम डर जाओगे क्योंकि ज्यादा लिखा होगा। सच ये है कि तुम्हें ये करना है, यहां से ऐसे 30 डिग्री मिल भी जाएगा आपको, इसी का ना 30 डिग्री आया था। और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये कितना दूर है? ये d है, क्योंकि 2D पे है ना ये तो अब खाली है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, स्ट्रेट जाएगा। कई लोग इसको प्रोजेक्टाइल मोशन mg कहें, mg भी तो है नीचे तो यहाँ के लिए mg लगाए थे। बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारे लोग। मैं ये कर रहा हूँ कि जब बात एक्स वाई की हो रही है, बात हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की नहीं हो, एक्स वाई की हो रही है, आप mg नहीं लगाएंगे। बताया हूँ, याद है? कर रहे हैं कि x है, i है, j है, ऐसे कर रहे हैं, तो कहाँ पता चल रहा है कि x y किधर है? अपने से मान लिया हो कि फोटो में y ऐसे है तो mg इधर है, और मैं कहता हूँ y इधर है तो
लो भाई इधर एक्स इधर है, लो मतलब इधर इधर। ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है। आप अपने कॉपी में फोटो तो ऐसे ही ना बनाओगे वाई और एक्स, तेरे तो ये वर्टिकल होता है। ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में मानते हैं हम लोग कि जो बना रहे हैं ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, नीचे mg है। तो हर जगह थोड़ी होता है यार ये। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बल्कि सबसे अच्छा क्लू क्या है, जब तक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेंशन ना हो, रूम मेंशन ना हो, ये मेंशन हो कि ग्रेविटी लेना है नहीं लेना है, तो आपको क्या करना है, नहीं लेना है। मेंशन नहीं है, एक्स वाई की बात होती है, क्यों mg ले रहे हो, अब कहीं नहीं लेना है। कोई कहेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हॉरिजॉन्टल प्लेट है तो अब लेना है, हॉरिजॉन्टल बोल दिया ना, अब तो निकाल लोगे ये, बताओ जल्दी से बताओ। ये x बराबर 2d है, ये स्क्रीन है। केस बना लो, फिर से केस बना के फिर से फटाक से फोटो बना के बताओ कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि लिखवाऊंगा नहीं, कितना लिखवाऊंगा। केस बनाओ और फाइंड स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑन स्क्रीन, लिखो फाइंड स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑन स्क्रीन, नया फोटो बनाओ। और क्वेश्चन का डिटेल वही चल रहा है, हैं? क्या 2D आई कैप, हाँ तो आई कैप तो 2D ही रहेगा, सही है। जी वाला निकालना है ना, है d/2 नहीं, नोटिस नहीं किए क्या? ये देखो ओरिजिन है, अच्छा हाँ ऐसे लिखा रहेगा यार, ओरिजिन से फेंका गया है ना, ओरिजिन पर फेंका गया है, और वेलोसिटी ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे देखो ऐसे दिया गया है। फोटो बना देंगे चाहे ऐसे कुल दे देंगे, ओरिजिन से ओरिजिन पे वेलोसिटी दी गई है और कितनी दी गई है, इतना ना इकाना है। देखो ऐसे लिखा रहेगा, देखो इधर देखो, जब ऐसे लिखा रहे ना ऐसे, ये है वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड इतने तक एग्जिस्ट कर रहा है, स्क्रीन यहाँ पे है। इसको कहने में तो लंबा लगेगा ना यार। ये है वेलोसिटी, ये है फील्ड रीजन है, ये है स्क्रीन पैरेलल टू YZ प्लेन। तो आपको नहीं लग रहा है कि लंबा लिखने में देने में लंबा होगा ये? तो तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन करो तो ऐसे ही बढ़िया से इमेजिन करो, फोटो बना लो और करो। आ गया? कितना आया बताइए? क्या करोगे, पहले तो ये जानो कि यदि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये d है, तो ये कितना है, tan थीटा लिख लूँ ना, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेता हूँ, यहाँ d डैश लिखता हूँ ना। सो tan 30 इज इक्वल टू d डैश बाई d, ठीक लिखा हूँ देखो तो, सही है? ये d ही है ना, और ये d डैश है, तो ये तो निकाले ही थे हम लोग इसके लिए। तो कितना आ गया, tan 30 बराबर d डैश बाई d, तो ये ना 1/√3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ d डैश? d/√3। लेकिन ये y कोऑर्डिनेट नहीं है, ये जोड़ोगे भी तो ये जोड़ लोगे। बताओ ये वाला कितना लिखूं? व्हाट इज x कोऑर्डिनेट बताओ तो, x कोऑर्डिनेट तो 2D ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट तो 2D ही रखोगे। और y कोऑर्डिनेट क्या लिखूं बताओ? व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, कुछ और मान लेना, x लिख दिया हूं, कंफ्यूजन हो सकता है x एक्सिस से। सो ये कितना आया था, याद है तुम लोगों को? ये कितना आया था? 2D 1 माइनस cos 30, यही आया था क्या है? 2D 1 माइनस cos 30 प्लस d/√3। क्या ये समझ में आया क्या? दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज दिस, जो कैलकुलेट कर चुका हूं पहले ही। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किस तरीके से कई चीजें जोड़ते हैं तो क्वेश्चन लंबे और कठिन होते हैं। आप याद करिए हमारे लिए क्या क्या टारगेट हो गया था। थीटा निकालना एक टारगेट था। पहले तो ये समझना कि रेडियस क्या है, फिर थीटा निकालना, फिर ये शिफ्ट निकालना, फिर ये अप्लाई करके ये निकालना। अब ये कहाँ से आसान हो जाएगा? नहीं आता है बच्चों से। इसका मतलब एडवांस का मतलब है कई चीज़ें ऐड होती हैं।
वही सारी चीज़ें ऐड होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें तू पढ़े रहते हो अलग अलग जगह जो पढ़े रहते हो उसी को इकट्ठा करके कह देते हैं। अब सब बताइए, अब जरा ये बताओ तो, यदि मैं कह दूं कि इसके अलावा ई भी दे दूं, जानते हो क्या होगा? आया हुआ है, बता रहा हूं मैं, ये सब इस तरह का आ सकता है, आया हुआ है। क्या करोगे अब? तुम्हें ऐसे वेलोसिटी मिला था तो ऐसे मोड़ दोगे। क्या लगाना है मालूम है तुम्हें? हाँ, जो ये वेलोसिटी मिलेगी ये बदलने वाली क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि उधर बदलने वाला कोई है नहीं, लेकिन ये तो बदलोगे। तो यहीं पे क्या करोगे? तोड़ोगे यहाँ पे जो, अच्छा ये भी वही वाला भी जो ये वाला भी, क्यों वही वाला भी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं बदलता। क्लियर हुआ? जो ये वाला भी वही वाला ये वाला भी, फिर इधर कॉस थीटा इधर, फिर ये कॉस थीटा को एक्सेलरेट कराओगे फील्ड से, किससे? इधर वाला बदलोगे नहीं, और फिर दो ठो एक्सिस का स्टडी करोगे। टाइम कहाँ से निकालते हैं बताओ जल्दी से? टाइम हम वहां से निकालते हैं जिसका डायमेंशन हमें पता होता है। जानते हो कहाँ से टाइम आएगा? एक्स से। कहाँ से आएगा? तुम यदि सोच रहे हो ना इस तरह का, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में याद करो, वाई से आता था, क्योंकि वहां पे वाई 0 होता था, मतलब वाई मालूम होता था तो वाई से टाइम। देखो वाई 0, वाई मालूम तो वाई से टाइम, और एक्स मालूम तो, हाँ तो कई लोगों तो यही नहीं मालूम चलता है। यहाँ पर टाइम कहाँ से आएगा? तुम्हें पहले ये नहीं मिलेगा, ठीक है? पहले क्या मिलेगा? ये मिलेगा टाइम। तो ये टाइम के फिर किस में लगा दोगे? ये वाले में, और वो भी कांस्टेंट स्पीड है इधर, मतलब कांस्टेंट कंपोनेंट। कितना सिंपल है नहीं? तो ये सब क्लू है आपके पास कि हमें कहाँ पे क्या करना है। जो डायमेंशन आपके पास है उससे टाइम आता है। अच्छा पॉइंट है। मैं तुम्हें वो चीजें क्लू बता रहा हूं जो मैं नहीं जान पाया था, लेकिन आईटी क्वालिफाई कर लिया। ये देखो, टीचर भी तो नहीं बताते हैं, ये जो स्टेटमेंट दे ही नहीं पाते हैं यार। मतलब इतना स्पेसिफिक होके कहाँ कोई बताता है? नहीं बताते हैं। सो ये समझ में आया आप लोगों को? अच्छा कुछ और बातें इसी से रिलेटेड जरा देखो तो। वो कहते हैं ऐसे, नोटिस करो तो, फोकस करो मेरी बात पे। वो कहते हैं कि दो आइसोटोप्स को बम्बार्ड कर रहे हैं, एक्सट्रीम सिंगली आयनाइज्ड आइसोटोप्स, क्लोरीयम का चाहे कुछ भी है ना, न्यूट्रल होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो चार्ज ही नहीं होगा फिर। सिंगली आयनाइज्ड क्लोरीयम एटम का Cl35 37 इस टाइप का मान लीजिए, तो उनको हम लोग एक ही जगह से बम्बार्ड किए ना, तो उसमें दोनों हैं। तो बताना है कि जब यहाँ से निकल रहे होंगे तो उनके बीच की दूरी कितनी है, और टाइम जो अंदर में लगेगा वो उसका कितना डिफरेंस है। चाहे उल्टा कर लेते हैं, दूरी हम बता देते हैं तो आप बता दीजिए कि उनका मास का डिफरेंस कितना है, चाहे कौन से आइसोटोप्स हैं ना। किस पे डिपेंड करेगा? तो अलग अलग जगह से निकलेंगे ना। क्या क्या सेम होगा? वी तो सेम दिए हैं ना, मास अलग अलग होगा, वी भी सेम दिए हैं, और चार्ज भी सेम है। चार्ज क्यों सेम है? सिंगली आयनाइज्ड, एक इलेक्ट्रॉन बाहर तो एक ठो प्लस आया होगा, तो एक ठो निकलेगा ऐसे, यहाँ से स्ट्रिंग दिए हैं तो एक ठो निकलेगा यहाँ पर ऐसे सेमी सर्कल बनाकर, और एक ठो निकलेगा ऐसे। क्लियर हो रहा है? वो कह रहे हैं कि ये वाला दूरी हम दे रहे हैं। मास का रेशियो आप बताइए, मास का डिफरेंस आप बताइए, और दूसरा एक और वो कहते हैं कि ये भी बताइए कि कितने देर में निकल रहे हैं। यदि एक साथ एंटर हुए तो व्हाट इज डिफरेंस, मतलब मैं डेल्टा टी दे दूं और चाहे डेल्टा एक्स दे दूं तो मैं कुछ पूछ सकता हूं।
कर नहीं लोगे इसको, कैसे करोगे? व्हाट इज डेल्टा एक्स, जल्दी बताओ, व्हाट इज डेल्टा एक्स? रेडियस नहीं, डायमीटर, दो का अंतर आ सकता है आप लोगों में, दिक्कत हो सकती है। सो कि कितना है ये? 2r माइनस 2r डैश ना, यही ना? तो ये r का क्या लिखोगे? m1v बाई क्यू बी ई बी सिंगली आयनाइज्ड माइनस 2m2v बाई क्यू बी अगेन सिंगली आयनाइज्ड ई रख लीजिएगा, ठीक है, इसमें रखिएगा, आंसर आ जाएगा। अब पता नहीं वो ये दे के ये पूछे हैं इसमें से कुछ, कि ये दे के वो कुछ पूछे हैं, कि वो डिफरेंस आप बता दिए तो बता दीजिए। तो एक मिस्टेक हो सकता है, झटके में आर न ले लें आप, है ना, आधे का अंतर आ जाएगा, 2 गुने आधे का, जल्दी जल्दी में। डायमीटर है ना यार वो, यहां से लेकर यहां तक ना, क्या डेल्टा टी का अंतर नहीं बता दोगे? डेल्टा टी का अंतर, डेल्टा टी का अंतर कितना होगा? T1 माइनस T2, इसका मान लेते हैं T1 है, इसका मान लेते हैं T2 है, तो कितना था? पाई एम बाई क्यू बी, टाइम कितना था? नहीं टोटल ना, वो तो सर्कल का ना, टाइम पीरियड कितना था? 2 पाई एम बाई क्यू बी ना। अच्छा ये नोटिस करो तो, इसमें तो टाइम का जब अंतर बताएगा तो v भी देने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि सर इसीलिए नहीं किया क्योंकि v नहीं दिया था ना, तो तुम v मान लो अपने से, टाइम में नहीं आएगा वो, तो बताओ कितना टाइम लगेगा इस आधे को क्रॉस करने में? हाँ, पाई m1 बाई क्यू बी, क्यू की जगह e रख लेना, और माइनस पाई m2 बाई क्यू बी अगेन वही। तो इस तरह से इतने क्वेश्चंस बनते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ पे क्या देंगे, क्या पूछेंगे, लेकिन नोटिस करोगे तो तुम्हें हमेशा आर एम वी बाई क्यू बी की बात होगी, फोर्स की बात होगी, एक्सलेरेशन की बात होगी, टाइम की बात होगी, ऐसे ही इसी तरह की बातें होनी है, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स दे लें। और जैसे जैसे अगला चैप्टर आएगा ना, आगे 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 का मैं प्लानिंग बता देता हूँ, जो हम कैसे कठिन हो जाएगा जब तीनों चैप्टर पढ़ लेंगे। तो ऐसे कहेंगे, ये है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ना, तो इसका सेंटर पे फील्ड होगा, तो उस हम लोग को फील्ड निकालना होगा पहले तो। और कहेंगे सेंटर पे एक चार्ज को मार दिए, ऐसे उड़ा दिए हैं वहां से, है ना, तो शुरू में ही बताना है कि कितना एक्सेलरेशन है, कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर में मारे है ना। अब तुम्हें दिक्कत क्या होगी, तुम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर अलग पढ़ोगे, हैं अभी पढ़ रहे हो ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो पढ़ रहे हो। अब वहां पे क्या है, ना मैग्नेटिक फील्ड दिया है और ना ही तुम करंट कैरिंग वायर का ये दिया है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। वो तो कहा है कि करंट कैरिंग वायर है, बीच में सेंटर पे कर दिए हैं, तो तुम्हें कैसे सोचना है, ऐसा सोचना है कि उसको मारे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के में है वो, तो अच्छा इसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो निकालोगे पढ़ के, जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ये वाला थ्योरी लगाओ जो पढ़ रहे हैं अभी। क्लियर हो रहा है क्या? मतलब यही सब चीजें हैं और आपकी प्लानिंग वीक हो जाती है। कहते कि इंडक्टर है ऐसे ना, उसके अंदर में कहते चार्ज फेंक दिए हैं, अरे तो ऐसे ही फेंके होगे, उससे इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड होगा और क्या होगा। तो मैं तुम्हें प्लानिंग करवा रहा हूँ कि जब तुम साइंस को देखो ना, तो इतना लिमिट करके मत देखोगे फार्मूला, तब तो नहीं होगा आपसे। आपको रियलाइज करना होगा कि अच्छा मैं चार्ज को फेंके हैं, तो ये करंट कैरिंग, अच्छा इंडक्टर है तो ये तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी फेंके हैं, तो फिर यही पहला चैप्टर है। फिर ऐसे तो जब तक आपकी प्लानिंग, इमेजिनेशन ये सब नहीं हुआ तो दिक्कत होगा। एक और इसी तरह की बात है, बस मैं ऐसे ही बात कर ले रहा हूँ। देखो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह की बातें वो देंगे, तो आपको सोचना होगा।
ऐसे कहते हैं कि दो चार्ज है q माइनस क्यू ऑफ सेम मास आर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड along same line in approaching towards each other ना वैल्यू ऐसे b मैग्नेटिक फील्ड है ये b क्वेश्चन लिखो तो बल्कि लिखो क्वेश्चन two charges q and minus q, two charges q and minus q of equal mass, two charges q and minus q of equal mass are projected with same speed in opposite direction on line joining ऑन की जगह along लिख लो ना along line joining keeping at separation D perpendicular to the magnetic field, keeping at separation D perpendicular to the magnetic field B. If D is less than 2 mV by QB, if D is less than 2 mV by QB and they stick together after collision, then find speed of combined system after collision, then find speed of combined system after collision and energy lost during collision. चलो करो, पता नहीं मैं v नहीं दिया था क्या, सेम स्पीड दिया हूं लेकिन v नहीं दिया हूं, v ले लो, सेम स्पीड v ना, इक्वल मास दिया हो पर इक्वल मास सेम लिख लो क्योंकि एनर्जी लॉस के लिए तो सब चाहिए आपको, मान के चल रहे हैं कि जितनी जरूरत है मैं दिया हूं ना। मैं तुम्हें ये वो क्वेश्चन दिया हूं जिसको पढ़ने के बाद आपको फोटो वोटो बना के अपने से सोच के बार बार पढ़ेंगे कैसे फील्ड है, क्या कैसे दिया गया है ना सब, और फिर करना होगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है, अब पूरा मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक फील्ड वाला ऐसे।
चलो मैं बता रहा हूँ, टाइम ओवर। वो आप लोगों को तेज करना है, स्पीड ज़्यादा करना होगा आपको। चलो देखो, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ ना, मैग्नेटिक फील्ड में बात हो रही है और कहीं पे भी आप रख लीजिए, लेकिन आपको वेलोसिटी आपको परपेंडिकुलर देना है। तो ये रहा एक रहा एक प्लस क्यू ये है और माइनस क्यू ये है ना, माइनस क्यू ये है, अपोजिट डायरेक्शन में दिया गया था और लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, तो ये वी दिया गया था, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो, यदि परपेंडिकुलर टू द फील्ड था बी, तो जब ऐसे वेलोसिटी दोगे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे वेलोसिटी दोगे टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा, अपोजिट तो इसे भी कहते हैं, देखो ऐसे, पर फिर क्या देना पड़ा था, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। और दूसरा एक और कोलिजन फिर नहीं होगा यदि नहीं करेंगे ये, तो सब कोलिजन करवाने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ता है। क्वेश्चन लंबा भले ही लिखा गया है, बहुत छोटा। देखो कैसे, मैं पहले फटाक से ऐसे वी देते ही मैं सेंटर बनाऊंगा और सेंटर बना के कहूंगा कि भाई ये बात हो रही है, सही है। अच्छा, ये तो देखो, इसका फोर्स देखो, ये माइनस क्यू है ना, तो नीचे आएगा, तो माइनस है ना, तो फिर तो ऊपर करोगे तो इधर, तो फिर ऐसे मुड़ेगा, तो ऐसे होगा। यहां पे आके दोनों लड़ जाने वाले हैं सब, और जैसे ही लड़ेंगे नेट चार्ज कितना हो जाएगा मालूम है, 0। स्टिक कर गए ना, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे अच्छा, ये क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि ये देखो, कई लोग तो इसलिए नहीं करते हैं कि ये दिया रहता है। आपको नहीं लग रहा है कि इसके कारण से लड़ेंगे? इमेजिन करो कि 2 mv/qb से ज्यादा दे दिया रेडियस ना, रेडियस कितना है, mv/qb। तो यदि मैं इससे ज्यादा दे दूंगा तब तो लड़ेंगे नहीं, ऐसे घूमते रह जाएंगे सब ऐसे। अभी फिलहाल क्या होना है, ऐसे होना है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन तो यही है कि दोनों की सेम वेलोसिटी मिनिमम कितना दे कि लड़े। क्वेश्चन ये है, मिनिमम कितना दे कि लड़े, तो कर लोगे? हाँ, मोमेंटम के मिनिमम के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन थोड़ी लगेगा। कह दो कि d बराबर 2r ना, तो कर लेना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम कितना वेलोसिटी देते रहेंगे ना लड़े, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी तक नहीं लड़ेंगे, हाँ, फिर वही आएगा लिमिटिंग कंडीशन ना। ऐसे देखो यहां पर, यही ना, तो d बराबर 2r, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पहले तो यही सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मिनिमम कितना दे के लड़ा दे, मैक्सिमम कितना तक नहीं लड़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, यही नहीं कर पाते हैं सब। फिलहाल आगे बढ़ता हूं, है ना। अच्छा, एक और चीज बता दूं, थोड़ा बढ़िया बढ़िया वैल्यू के लिए मैं क्या दे सकता था मालूम है? सही में d की वैल्यू कह देता mv/qb। d की वैल्यू कितनी है, ऐसे ऐसे देखो, लो mv/qb है, बताओ लड़ेंगे कि नहीं? हैं, लड़ेंगे ना? अरे 2 mv/qb लड़ेंगे ना, तो रेडियस इतना ही यार, ऐसे यहीं पे आके लड़ जाएंगे ऐसे। और जैसे ही दोनों का अच्छा, दोनों लड़ के स्टिक कर गए हैं, चिपक गए हैं, तो चार्ज कितना है सिस्टम का? अब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अबे चार्ज नहीं है भाई। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं, यदि मैं इसके लिए करूं तो ये देखो, ये गया और यहां पे देखो ये वैल्यू है, इधर v ही था, और ये गया और इधर अभी v ही था। ये कब की बात कर रहा हूं, जो फोटो में दिखा रहा हूं, ये कब की बात है मालूम है? लड़ने से जस्ट पहले। कब की बात है? जस्ट बिफोर कोलिजन की बात है, वो v बदलता नहीं है। एक तो ये पॉइंट है ना। अच्छा, अब हम लोग, अच्छा ये बताओ कि यदि इस तरह का वैल्यू दे दे हम लोग, इस तरह का, आपको नहीं लग रहा रेडियस का आधा दूरी टाइप का हो गया ये वाला? नहीं, तो आपको नहीं लग रहा है कि 30 डिग्री वैसे ही आएगा? तो फिर क्या करोगे मालूम है? ये वाले से तुम लोग एंगल निकालोगे
और इसको तोड़ोगे और अच्छा इसके बाद इधर जाने वाला है, तो इसका मोमेंटम इधर कितना आएगा, mv। एंगल निकाल ले, कौन सा एंगल, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, नहीं ये वाला ना, वर्टिकल से ना यार, वैल्यू निकाला सकता है, निकाल लेना, तुम्हारा काम है ये। थीटा निकाल लोगे ना, तो थीटा निकाल लोगे तो ये वाला नहीं है, बस ऐसे होगा वैल्यू ऐसे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल ये निकाल लेना कि ये एंगल क्या है, mv cos mv sin, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे, और ये जो दोनों मोमेंटम जुड़ जाएंगे तो 2m इंटू वी डैश ना, तो आंसर आ जाएगा। दूसरा, एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे, जब ये दोनों इकट्ठा होके चल रहे होंगे ऐसे नए वी डैश से, जो मोमेंटम कंजर्वेशन से आया होगा, ये वाला मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। हर मोमेंट में तो 0 ही था, वैसे यहाँ भी 0 ही था, मालूम है आप लोगों को, यहाँ भी 0 ही था, वहाँ पे भी ऐसे ना, तो ये वाला 0 होता और जस्ट बिफोर ना, तो यहाँ पे मोमेंटम जो मिला होगा ना इधर की तरफ, उसी से आप वी डैश निकाल लेंगे, और जब वी डैश निकाल लेंगे ऐसे, तो फिर कहेंगे कि भाई एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन इतना है, ई लॉस। अच्छा, लॉस हमेशा कितना होता है, यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी नहीं है, इनिशियल मास फाइनल होता है, चेंज इन फाइनल मास इनिशियल होता है, हमेशा लॉस कितना होता है, दुनिया कोई भी चीज, बात एनर्जी की नहीं है, वेट लॉस कितना होता है, कुछ भी हमेशा इनिशियल माइनस होता है, लॉस हमेशा कितना होता है, चेंज डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा गधे, डिफरेंस में बड़े में से छोटा घटाया जाता है, गेन फाइनल माइनस इनिशियल गधे गेन कितना होता है, जैसे वेट गेन कितना, एनर्जी गेन हो सकता है माइनस आ जाए मतलब लॉस, लेकिन करना फाइनल माइनस इनिशियल ही है, तो गेन हमेशा कितना होता है, इंक्रीज, चेंज, डिक्रीज, इनिशियल माइनस, लॉस, डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा, डिफरेंस बताना है ना, मैं कहूँगा कि दोनों के हाइट में डिफरेंस बताओ, तो माइनस भी बताओगे, कहोगे कि छोटा में से बड़ा वाला घटाया हूँ सर मैं, अरे बड़ा में से छोटा ही घटाओगे ना, डिफरेंस पूछा जरा भाई, तो कई बार तो ये भी मुश्किल होती है, तो इसकी ये काइनेटिक एनर्जी, अच्छा सिस्टम की ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना लोगे, 1/2 mv² प्लस 1/2 mv², कितना 2 टाइम्स ना, और लड़ने के बाद इकट्ठा जा रहे होंगे वो वाला, ये कहाँ से मिलेगा, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले क्या, अच्छा ये बता दो, ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, जब ये घूमता रहता है, चाहे यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और किसी मोमेंट पे मोमेंटम क्या कंजर्व था कि नहीं, ऐसे जा रहा था, तो ऐसे मोमेंटम कंजर्व था, हैं, मोमेंटम कंजर्व नहीं है, फोर्स लग रहा है, कोई अकेले भी घूमता रहता है तो भी मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो ये फिर कैसे कंजर्वेशन क्यों कर रहा हूँ तब, जब फोर्स लग रहा था, तो क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि मैं कह रहा हूँ कि यदि ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो मैं कहूँगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, तो क्या कहोगे, नहीं, मैं कहूँगा मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, तो क्या कहोगे, नहीं, क्यों नहीं कंजर्व है मोमेंटम, अरे फोर्स लगता है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होता भाई, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, उसको छोड़ दूँ, तो बताओ ये जब दोनों चल रहे थे ऐसे मुड़ रहे थे, तो बताओ मोमेंटम कंजर्व अभी है कि नहीं, जितना मोमेंटम शुरू में दिए थे, शुरू में कितना मोमेंटम दिए थे सिस्टम को, 0 mv ना, तो बताओ अभी भी mv है क्या, अभी भी mv है, मतलब 0 है, अभी तो 0 है, क्या अभी भी 0 है, अभी भी 0 है, अरे यहाँ पे 0 नहीं है भाई, इधर भी तो है, अच्छा ये वाला 0 है,
अरे ये वाला तो कम से कम रहने दो, मोमेंटम कंजर्व नहीं है। कौन बताए क्यों कंजर्व करवा रहा हूँ? दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। उस कहाँ लग रहा है यार? ऐसे लग रहा है फोर्स, ऐसे और ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा है? देखो ऐसे लग रहा है और ऐसे लग रहा है। कहाँ अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है? ये कि नेट जीरो लग रहा है आप लोगों को सिस्टम पे यहाँ पे। अच्छा तो मैं तो कहता हूँ कि शुरू में ही जीरो नहीं था। ये देखिए इधर था और इधर था, जीरो फोर्स है ये सिस्टम पर। तो मतलब बाद में मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं मालूम है? किसी मोमेंट, हाँ इनिशियल बराबर फाइनल, कि इनिशियल और फाइनल। तुम केवल फाइनल के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो बस। हैं? हाँ तो फोर्स वाई है, ये इधर किधर था? ये किधर है? फोर्स की हाँ इंस्टेंट पे होता है। हाँ तो इंस्टेंट पे कंजर्वेशन नहीं होता है, दो इंस्टेंट पे होता है। ठीक है चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना ना। सच ये है कि मोमेंटम सही में यदि मैं इसको इनिशियल मान लूँ और ये लड़ने के बाद फाइनल मान लूँ ऐसे, हाँ तो सही में बराबर नहीं होगा। मैं यहाँ इनिशियल मान लूँ और इसको फाइनल मान तो भी नहीं बराबर होगा, क्योंकि सही में कंजर्व नहीं है। जानते हो क्यों कंजर्व कर रहे हैं? मोमेंटम कंजर्व तो वहाँ भी नहीं है, फोर्स लग ही रहा है, सही में एंगल पे लग रहा है ऐसे ऐसे। कंजर्व तो सही में नहीं है। क्वेश्चन ये कि फिर कर क्यों रहा हूँ और कहीं और करें कैसे? दुनिया में कहीं भी फेनोमेना हो और लिमिटेड फोर्स लगे, तुम्हें याद नहीं आ रहा है? बहुत सारी जगह जब ऊपर से फेंकते हैं ना कहीं बिल्डिंग से कोई मास, और उसी लाइन में नीचे से फेंकते हैं तो दोनों आके लड़ जाते हैं और एक्सटर्नल फोर्स mg लगता रहता है सिस्टम पे, फिर भी कंजर्व करवाते हैं। जबकि थ्रू आउट मोशन कंजर्वेशन नहीं होता है, जानते हो? थोड़ी देर के लिए करवाते हैं। और ये कौन कब करवाना है? तुम लोग दो मोमेंट सोचे होते हैं ना दुनिया में, कभी भी कंजर्वेशन दो मोमेंट को लेकर होता है जो बराबर करते हैं। तो वो क्या बोल रहा था करता कि सर फाइनल में तो नहीं लग रहा है, ठीक है ऐसे कैसे कंजर्वेशन होता है यार? फाइनल कहीं सुने हो? इनिशियल बराबर फाइनल होता है। और जानते हो कैसे डिफाइन करने वाला हूं मैं कहूंगा लड़ने से जस्ट पहले, अभी नहीं, इस समय नहीं, कब? लड़ने से, लड़ने के जस्ट बाद। जस्ट बाद क्या? बाद में भी कोई, बाद में उसकी बात सही है कि भाई लग नहीं रहा है, ठीक है फोर्स, तो हालांकि जस्ट बाद से भी काम चलाएंगे। कितने देर की बात करने वाला हूं मैं? टेंडिंग टू जीरो टाइम। कितने देर की बात? हाँ तो टेंडिंग टू जीरो टाइम में जो इंटरवल होता है, ऐसे केस में यदि इंपल्सिव फोर्स ना हो, लिमिटेड फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, एयर रेजिस्टेंस हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, लिमिटेड हो, इंपल्सिव ना हो। इंपल्सिव समझते हैं? ये वाला ना हो, इस तरह का, नहीं तो बदल देता वो भी, तो हम छोड़ देते हैं। फोर्स लग रहा है, कंजर्वेशन नहीं है, फिर भी लगाएंगे। क्या कह के लगाएंगे? टेंडिंग टू जीरो टाइम में। और क्या कह के लगाएंगे? इनिशियल फाइनल करेंगे कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद। टाइम इंटरवल बताओ। टेंडिंग टू जीरो टाइम। इतने देर में भी फोर्स लग रहा था कि नहीं? लग रहा था कि नहीं? नेट फोर्स जीरो था क्या? नहीं। लेकिन फिर भी क्यों लगा रहे हैं? जबकि स्टेटमेंट है कि जब नेट फोर्स जीरो नहीं होता है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, फिर भी क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि बहुत कम टाइम में, छोटे टाइम इंटरवल में हल्के फुल्के फोर्स, इंपल्सिव ना हो। हल्के फुल्के किसको माना गया है? ये जानते हो फोर्स, जो फिक्स फोर्स, लिमिटेड फोर्स कब बदल पाते हैं मोमेंटम? थर्ड, वो टाइम लेते हैं। मैं कहता हूँ कि एग्जाम्पल लूंगा, ज्यादा समझ में आएगा ना। इसको छोड़ दिया ना, तो अभी तो नेट जीरो है, छोड़ दूंगा तो mg एक अनबैलेंस फोर्स लगेगा ना। तो बताओ, मैं कहूँगा मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, छोड़ दिया हूँ, तो क्या कहोगे? नहीं। मैं कहूँगा क्यों? तो कहोगे mg लग रहा था फोर्स ना। लेकिन यदि मैं कहूँ ना कि किसी मोमेंट पर मेरे छोड़ने के 1 फर्मी सेकेंड बाद बताओ,
1 नैनो सेकेंड बाद बताओ। अरे माइक्रो ही कह लो, कहूँगा तो जब छोड़ा था तो मोमेंटम कितना था 0, और 1 माइक्रो सेकेंड बाद कैलकुलेट करोगे 0 ही आएगा। हालांकि सच है कि एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, टेंडिंग टू 0 आएगा। इसका मतलब ये फोर्स बदलता तो है पर टाइम दोगे तब ना, जब टाइम ही नहीं दे तो कैसे बदलेगा ये। तो हम कितना टाइम ले रहे हैं तो तुम्हें बदल लेगा वो, तो इसलिए कंजर्व कराते हैं। और ये बात हमको लगता है कि बहुत बड़ी बात है ये। हमको लगता है कि बहुत कम मैं तो कहता हूँ बच्चे बिना जाने आईटी क्वालिफाई कर ले रहे हैं सब। जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात ना करें तो कंजर्वेशन नहीं है, नहीं है कंजर्वेशन। आपको नहीं लग रहा फोर्स ऐसे लग रहा था, ये देखिए 2F लग रहा था, ये देखिए इधर और इधर। अब तो x में भी लग रहा होगा, हालांकि x वाला अभी भी 0 होगा, है ना, सिमेट्री है इसलिए। तो ये है, तो ध्यान रखिएगा इसका। और कंजर्वेशन किस में करवाने जा रहे हैं, देखो y में करवाने जा रहे हैं। x वाला तो मान लो 0 ही है सिमेट्री से, y में मोमेंटम कंजर्व कराने जा रहे हैं, क्योंकि y में तो फोर्स लग ही रहा था वैसे, x में तो नेट 0 रह रहा था ना, x में इधर उधर 0 रहा था। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और ये घर पे फोटो बना के निकालना, घर पे इसको फोटो बना के निकालना, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जरूरी था कि देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मासेस, मतलब चार्जेस ये लिखा रहता है, वो मैं छुड़वा दिया, लिख लो कंसीडर नो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इग्नोरिंग, ऐसे लिखो तो बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ले लेंगे तो दुनिया का कोई व्यक्ति अब इसको कैलकुलेट नहीं कर, बड़ा दिक्कत होने वाला है। अब बहुत खतरनाक पाथ बनेगा इसका। मतलब हमको लगता है कि मैथ्स के बियॉन्ड चला जाएगा कैलकुलेशन इसका, शायद, मतलब हो सकता है कि मिले ही ना कहीं आपको। सो क्या लिखना है ब्रैकेट में, क्या लिखना है, इग्नोरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मासेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा पॉइंट उठाया ये, वो तो मैं भूल ही गया था। तुम लोग नहीं बताया, याद पता चल रहा था कि वो वाला छोड़ रहा हूं मैं, तो ध्यान देना था ऐसे। सो इग्नोरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मासेस। तो आप लोग ये समझ में आया। तो घर पे ये वाला फोटो वोटो बना के कंजर्व करवा के, डिटेल तो बता ही दिया हूँ, तो आप लोग इस पे काम करके आएगा। फिर भी वो वाला हम लोग का छूट गया नहीं, कौन सा वाला, एक और क्वेश्चन था हेलिकल पाथ वाला, चलो इसको ट्राई करके आना। हाँ कर लिए, चलिए अगले क्लास में बताऊंगा ना। ओके, थैंक यू।